नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और जीवन बदलने वाली किताबों की हिंदी में गहराई से ऑडियो समरी। आज की किताब है द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर, जिसे लिखा है माइकल डब्ल्यू कोवल ने। यह कहानी है एक ऐसे अजीब लेकिन सच्चे प्रयोग की, जिसने ये साबित कर दिया कि एक आम इंसान बिना किसी ट्रेडिंग बैकग्राउंड के भी एक सफल ट्रेडर बन सकता है, अगर वो एक सही सिस्टम और डिसिप्लिन को फॉलो करे। तो चलिए जानते हैं टर्टल ट्रेडर्स की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा को पूरी ईमानदारी और समझदारी के साथ। द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर का विस्तृत अध्यायवार विवरण। यह पुस्तक एक अनोखे प्रयोग की कहानी है, जहां एक महान ट्रेडर ने सिखाया कि ट्रेडिंग को सीखा जा सकता है, ये जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अध्याय 1, पालन पोषण बनाम प्रकृति, नर्चर वर्सेस नेचर। इस अध्याय की शुरुआत रिचर्ड डेनिस के एक बड़े सवाल से होती है। क्या ट्रेडिंग की कला जन्मजात होती है या इसे सिखाया जा सकता है? डेनिस का मानना था कि ट्रेडिंग को पूरी तरह से सिखाया जा सकता है। वे बाजारों को एक बोर्ड गेम जैसे मोनोपोली की तरह देखते थे, जहां रणनीतियां, नियम, संभावनाएं और संख्याएं सीखने योग्य होती है। ये विचार उनके लंबे समय से चले आ रहे पार्टनर विलियम एकहार्ट के विपरीत था, जिनका मानना था कि ट्रेडिंग कौशल जन्मजात होता है। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए डेनिस ने 1983 और 1984 में एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल, बैरन और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में विज्ञापन दिए, जिसमें उन्होंने कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडर के पद के लिए आवेदन मांगे। खास बात यह थी कि पिछला ट्रेडिंग अनुभव आवश्यक नहीं था। उन्होंने अपने छात्रों को टर्टल नाम दिया, जो सिंगापुर में कछुआ प्रजनन फार्म की यात्रा के दौरान उन्हें सूझा था, जहां उन्होंने कहा था, हम ट्रेडरों को ठीक वैसे ही उगाएंगे जैसे वे सिंगापुर में कछुए उगाते हैं। ये विज्ञापन देखकर हजारों लोगों ने आवेदन किया और डेनिस ने जानबूझकर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को चुना। इनमें हाई स्कूल ग्रेजुएट, एमबीए, संगीत सिद्धांत, भूविज्ञान और भाषा विज्ञान में पीएचडी वाले कॉलेज ग्रेजुएट, साथ ही सुरक्षा गार्ड, दलाल, पायलट और ब्लैक जैक खिलाड़ी जैसे लोग शामिल थे। चयन प्रक्रिया में 63 सत्य असत्य प्रश्न और निबंध प्रश्न शामिल थे, जो ट्रेडिंग से संबंधित विचारों और जोखिम लेने की प्रवृत्ति को परखने के लिए डिजाइन किए गए थे। डेनिस उच्च गणितीय योग्यता, कंप्यूटर या बाजार विधियों में रुचि और खेलों जैसे शतरंज में रुचि वाले लोगों की तलाश में थे। उनका लक्ष्य ऐसे लोगों को खोजना था जो सीखने के लिए खाली स्लेट, टैबुला रासा हो और जिन्हें संभावनाओं के संदर्भ में सोचने की आदत हो। चुने गए 23 नौसिखिया निवेशकों को डेनिस ने अपनी मालिकाना ट्रेडिंग अवधारणाओं में प्रशिक्षित किया। प्रत्येक छात्र को $1 मिलियन का ट्रेडिंग कैपिटल दिया गया और उन्हें मुनाफे का 15% हिस्सा मिलता था। उन्हें एक कठोर गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें उन्हें डेनिस के पैसे पर होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, लेकिन उन्हें अपने या दूसरों के लिए ट्रेडिंग करने से मना किया गया था और 5 साल तक उनकी विधियों का खुलासा करने पर भी प्रतिबंध था। आश्चर्यजनक रूप से किसी ने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार नहीं किया, भले ही इसमें कई प्रतिबंध थे। अध्याय 2, पिट का राजकुमार, प्रिंस ऑफ द पिट। ये अध्याय रिचर्ड डेनिस के शुरुआती जीवन और ट्रेडिंग में उनके अनोखे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। डेनिस 1950 के दशक में शिकागो के साउथ साइड में एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे। उनका बचपन विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वे शर्मीले स्वभाव के थे और मोटी चश्मा पहनते थे। उनका पहला ट्रेडिंग प्रयास विफल रहा, लेकिन वो पोकर में स्वाभाविक रूप से अच्छे थे, सहज रूप से संभावनाओं को समझते थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में $1.60 प्रति घंटे की दर से रनर के रूप में गर्मी की नौकरी की। 21 साल की उम्र से पहले ट्रेडिंग करने के लिए उन्होंने अपने पिता को अपनी ओर से ट्रेड करने के लिए मना लिया।
अपने इशारों से उनका मार्गदर्शन करते रहे। डेनिस ने डीपॉल यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और डेविड ह्यूम और जॉन लॉक जैसे ब्रिटिश दार्शनिकों से प्रभावित हुए। वे अनुभववाद, एम्पिरिसिज्म के प्रबल समर्थक बन गए, ये मानते हुए कि ज्ञान प्रयोग, अवलोकन और अनुभव से आता है। डेनिस 25 साल की उम्र तक एक करोड़पति बन गए और 37 साल की उम्र तक उनकी संपत्ति $200 मिलियन तक पहुंच गई। उनकी ट्रेडिंग शैली अपरंपरागत थी। वे साइकोलॉजी टुडे पढ़ते थे, न कि आर्थिक रिपोर्टें, और अक्सर बाजार खुलने से ठीक पहले तक बिस्तर पर रहते थे। वो अपनी सफलता को कम करके आंकते थे और खुद को कैसीनो में घर की तरह मानते थे। डेनिस का राजनीति में भी झुकाव था। उन्होंने रूजवेल्ट सेंटर फॉर अमेरिकन पॉलिसी स्टडीज की स्थापना की और बाद में एक स्वतंत्रतावादी समूह कैटो इंस्टीट्यूट के बोर्ड सदस्य बने। वे धन को केवल स्कोर रखने के एक तरीके के रूप में देखते थे, न कि खरीदारी के साधन के रूप में। हालांकि जब उन्होंने ग्राहक के पैसे का प्रबंधन करना शुरू किया तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ग्राहकों को उनकी आक्रामक ट्रेडिंग रणनीति पसंद नहीं आई और 1984 में उन्हें कुछ खाते बंद करने पड़े, जिसमें उन्होंने सभी प्रबंधन शुल्क वापस कर दिए। डेनिस के लिए टर्टल शिक्षण प्रयोग उनका दूसरा अभिनय था और उन्होंने इसे कमोडिटीज में अपना एकल सबसे अच्छा काम माना। ये अध्याय डेनिस के ट्रेडिंग प्रयोग के प्रतिभागियों यानी टर्टल के चयन और शुरुआती अनुभवों पर केंद्रित है। लोग अक्सर इस प्रयोग की तुलना 1983 की फिल्म ट्रेडिंग प्लेसेस से करते हैं, जिसमें एक सड़क छाप व्यक्ति सफल ट्रेडर बन जाता है। हालांकि फिल्म के पटकथा लेखक ने पुष्टि की कि उन्होंने डेनिस के प्रयोग के बारे में कभी नहीं सुना था। डेनिस के ट्रेडिंग स्कूल में शामिल होने के लिए आवेदकों ने तरह तरह के अनूठे तरीके अपनाए। जिम मेलनिक एक सुरक्षा गार्ड थे जो शिकागो में बस डेनिस के बारे में सुनकर आए थे। माइकल शैनन ने एक फर्जी रिज्यूमे बनाया जिसे डेनिस ने स्वीकार कर लिया। जिम डिमारिया पहले से ही डेनिस के लिए ट्रेडिंग फ्लोर पर काम कर रहे थे। माइकल कैवेलो हार्वर्ड एमबीए थे। अर्ल कीफर ने न्यूयॉर्क शहर के एक सौना में एक अखबार में विज्ञापन देखा जहां संयोग से जैमी ली कर्टिस भी मौजूद थी। जेफ गॉर्डन ने अपने रिज्यूमे में लिखा कि उन्होंने लॉ स्कूल से ज्यादा समय शतरंज खेलने में बिताया। जेरी, जॉर्ज, स्वोबोडा और टॉम शैंक्स सफल ब्लैकजैक खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी चालाकी से डेनिस का ध्यान खींचा। चयन प्रक्रिया में 63 सत्य असत्य प्रश्नों और निबंधों की एक परीक्षा भी शामिल थी। डेनिस उच्च गणितीय योग्यता, कंप्यूटर या बाजार विधियों में रुचि और खेलों जैसे शतरंज या बैकगेमन में रुचि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते थे। वे ऐसे लोगों को चाहते थे जो खाली स्लेट की तरह हों और सीखने के लिए तैयार हों। चुने गए टर्टल को यूनियन लीग क्लब में 2 सप्ताह का गहन प्रशिक्षण मिला। शुरुआत में डेनिस अक्सर अनुपस्थित रहते थे और विलियम एकहार्ड ने अधिकतर मुख्य बातें सिखाई। उन्होंने जोखिम प्रबंधन से शुरुआत की, जो एक अपरंपरागत दृष्टिकोण था। उन्होंने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सिखाए: बाजार की स्थिति, बाजार की अस्थिरता, ट्रेडिंग की जाने वाली इक्विटी, सिस्टम या ट्रेडिंग ओरिएंटेशन और ट्रेडर या क्लाइंट की जोखिम विरोध। टर्टल को सिखाया गया कि पैसे को केवल एक चर, वेरिएबल के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित राशि के रूप में, ताकि वे बड़ी रकम के साथ भी निष्पक्ष निर्णय ले सकें। डेनिस की $200 मिलियन की प्रतिष्ठा के कारण टर्टल उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एकहार्ट ने बाद में स्वीकार किया कि बुद्धिमत्ता और अच्छी ट्रेडिंग के बीच ज्यादा संबंध नहीं है। डेनिस का अधिकतम दबाव में चांदी को शॉर्ट करने का अनुभव, जिसने उन्हें दिवालिया होने से बचाया, टर्टल को सिखाने में सहायक था कि पैसे से भावनात्मक रूप से अलग कैसे रहें। शुरुआत में टर्टल को काफी नुकसान हुआ। पहले 6 महीनों में औसतन 50% की गिरावट देखी गई। कार्यालय का माहौल सादा था, धातु की मेजें, कोई टीवी नहीं, एक पिंग पोंग टेबल, कोई ड्रेस कोड नहीं था, पर्यवेक्षण बहुत कम था। सप्ताह में एक बार ही डेनिस, एकहार्ट या डेलुट्री आते थे।
ये शुरुआती अवधि टर्टल के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से कठिन थी, लेकिन एक साथ काम करने से उन्हें तनाव कम करने और एक दूसरे को आश्वस्त करने में मदद मिली कि वे सही काम कर रहे हैं। हालांकि बाद में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या ने समूह की गतिशीलता को कमजोर कर दिया। ये अध्याय टर्टल ट्रेडिंग के मूल दर्शन को बताता है, जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। डेनिस और एकहार्ड ने अपने ट्रेडिंग को वैज्ञानिक पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित किया था, जिसका उन्होंने हाई स्कूल से ही समर्थन किया था। इसमें 7 चरण शामिल हैं: प्रश्न को परिभाषित करना, जानकारी इकट्ठा करना, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना और डेटा इकट्ठा करना, डेटा का विश्लेषण करना, डेटा की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना तथा परिणामों को प्रकाशित करना। वे चाहते थे कि उनके छात्र खुद को पहले वैज्ञानिक और बाद में ट्रेडर माने। टर्टल को ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसका मतलब था कि वे बाजार के एक निश्चित दिशा में चलने का इंतजार करते थे और फिर उसका अनुसरण करते थे। उनका लक्ष्य एक ट्रेंड के अधिकांश हिस्से को पकड़ना था, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर। इस दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सब कुछ जो ज्ञात है वो कीमत में परिलक्षित होता है। वे संख्याओं का व्यापार करते थे, न कि मकई या स्टॉक जैसी अंतर्निहित संपत्तियों का। डेनिस का मानना था कि कीमत वास्तविकता है और बुद्धिमत्ता केवल एक दिखावा है। इस दर्शन ने मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस को खारिज कर दिया। डेनिस ने स्पष्ट कहा कि समाचार, स्टॉक टिप्स या आर्थिक रिपोर्टें केवल तत्वमीमांसा हैं और कीमतों की भविष्यवाणी करने में मदद नहीं करती। वे इस बात पर जोर देते थे कि ट्रेडरों को भावनात्मक पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। एकहार्ट ने 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को बार बार दोहराया, जो एक इष्टतम ट्रेड के लिए प्रासंगिक थे। 1. बाजार की स्थिति क्या है? कीमत। 2. बाजार की अस्थिरता क्या है? 3. कितनी इक्विटी का व्यापार किया जा रहा है? 4. सिस्टम या ट्रेडिंग ओरिएंटेशन क्या है? 5. ट्रेडर या क्लाइंट की जोखिम विरोध क्या है? एकहार्ड ने सिखाया कि पहले 2 प्रश्न, बाजार की स्थिति और अस्थिरता, निष्पक्ष तथ्य है, जबकि बाकी 3 प्रश्न, इक्विटी, सिस्टम, जोखिम विरोध, व्यक्तिपरक और वर्तमान पर आधारित है। मानव स्वभाव पर काबू पाना इस दर्शन का एक केंद्रीय हिस्सा था। डेनिस और एकहार्ड ने जोर दिया कि टर्टल को नियमों का पालन करना चाहिए, ये सोचते हुए कि आप विशेष नहीं हैं, आप बाजार से ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं, इसलिए नियमों का पालन करें। नुकसान को स्वीकार करना और लाभ को सही ढंग से प्रबंधित करना भी महत्वपूर्ण था। टर्टल को सिखाया गया कि उन्हें नुकसान होने पर पद को कम करना चाहिए और बड़ी जीत होने पर लाभ में जोड़ना चाहिए। पायरामिडिंग कैसीनो के घर या एक पुस्तक प्रकाशक के रूप में सोचने की उपमा का उपयोग किया गया था। छोटे नुकसान को काटें और बड़ी जीत के लिए धैर्य रखें, जो सभी नुकसानों की भरपाई कर दे। ये अध्याय टर्टल को सिखाए गए विशिष्ट ट्रेडिंग नियमों और जोखिम प्रबंधन तकनीकों का विस्तार से वर्णन करता है। डेनिस और एकहार्ड ने टर्टल को कुछ बुनियादी सांख्यिकी अवधारणाएं सिखाई, जैसे टाइप I और टाइप 2 त्रुटियां, जिन्हें नियमित रूप से करने से बचना चाहिए। टर्टल ट्रेडिंग का एक प्रमुख पहलू अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन या एज की अवधारणा थी। ये औसत पर प्रत्येक ट्रेड से कितनी कमाई की उम्मीद की जा सकती है, इस पर केंद्रित है। टर्टल ट्रेडरों की औसत जीत महीनों की तुलना में उनकी औसत हार महीनों से काफी बड़ी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक लाभ होता है। प्रवेश एंट्रीज के लिए टर्टल को ब्रेकआउट्स का उपयोग करना सिखाया गया था। एक ब्रेकआउट तब होता है जब कोई बाजार, स्टॉक, कमोडिटी आदि हाल ही के उच्च या निम्न स्तर को तोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक 55 दिवसीय ऊपरी ब्रेकआउट करता है, तो टर्टल उसे खरीदते थे। उन्हें टीवी और वित्तीय समाचार देखना बंद करने की सलाह दी गई थी और केवल ओपन, हाई, लो और क्लोज डेटा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया था। शॉर्टिंग
गिरते बाजारों में लाभ कमाना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति थी। टर्टल ने 2 ब्रेकआउट वेरिएंट या सिस्टम सीखे। सिस्टम 1 एस एक एंट्री के लिए 4 सप्ताह के मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग करता था और एग्जिट के लिए एंट्री ब्रेकआउट की विपरीत दिशा में 2 सप्ताह 10 दिन के मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग करता था। सिस्टम 2 एस 2 एंट्री के लिए 55 दिवसीय ब्रेकआउट और एग्जिट के लिए 20 दिवसीय ब्रेकआउट का उपयोग करता था। टर्टल को इन प्रणालियों का उपयोग करने में कुछ विवेकाधिकार था, लेकिन कठोरता, रोबस्टनेस पर जोर दिया गया था। विशिष्ट ब्रेकआउट लंबाई पर अड़े रहने के बजाय एक मूल्य को स्वीकार करना और लगातार उसका पालन करना। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी। ये एन औसत वास्तविक सीमा या एटीआर के माप से शुरू होता था, जो दैनिक बाजार की अस्थिरता का माप है। ये एक इकाई में व्यक्त किया गया था, जहां प्रत्येक ट्रेड पर पूंजी का 2% जोखिम में होता था। कम एन का मतलब था अधिक अनुबंध या शेयर। टर्टल को डॉलर की मात्रा के बजाय एन के संदर्भ में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, ताकि पैसे का विचार उनके निर्णयों को भावनात्मक रूप से प्रभावित न करे। स्टॉप्स टर्टल ने 2 एन स्टॉप का उपयोग किया, जिसका मतलब था कि उनकी प्राथमिक स्टॉप एंट्री मूल्य के पीछे दैनिक एन का दोगुना थी। पिरामिडिंग ये विजेता ट्रेडों में अतिरिक्त इकाइयों को जोड़ने की रणनीति थी। जैसे ही बाजार 1 एन बढ़ता था, एक नई इकाई जोड़ी जाती थी, अधिकतम 5 इकाइयों तक। स्टॉप को नई इकाई के 2 एन स्टॉप तक लाया जाता था, जिससे खुले लाभों की रक्षा होती थी। दिवालियापन का जोखिम, रिस्क ऑफ रूइन टर्टल को सिखाया गया था कि नुकसान होने पर अपनी स्थिति कम करें, ताकि वे खेल में बने रहें और बड़े ट्रेंड की प्रतीक्षा कर सकें। टर्टल की दैनिक दिनचर्या में उनके लिए एन मूल्यों की गणना की जाती थी, जिससे वे अपना ध्यान ट्रेडिंग निर्णयों पर केंद्रित कर सकें। सभी ट्रेडिंग नियमों और दर्शन को सीखने के बाद भी टर्टल को दिया गया एक और महत्वपूर्ण आदेश था: अभ्यास, प्रैक्टिस। इस निरंतर अभ्यास ने उन्हें अपनी दक्षता विकसित करने में मदद की, ठीक वैसे ही जैसे टाइगर्स वुड्स या मेडिकल छात्रों के लिए होता है। ये अध्याय टर्टल के प्रशिक्षण और ट्रेडिंग की शुरुआती अवधि, कार्यालय की गतिशीलता और प्रारंभिक चुनौतियों की पड़ताल करता है। टर्टल की वास्तविक संख्या पर विवाद है, क्योंकि डेनिस ने विज्ञापन के माध्यम से चुने गए लोगों के अलावा अपने सहयोगियों और दोस्तों को भी प्रशिक्षण में शामिल किया था। टर्टल के लिए कार्यालय का वातावरण बहुत सादा था। धातु की डेस्क, कुर्सियां, कोई टीवी या कॉफी मशीन नहीं। एक पिंग पोंग टेबल बाद में लाई गई। कोई ड्रेस कोड नहीं था और गर्मियों में वे अक्सर शॉर्ट्स और टी शर्ट में काम करते थे। हार्वर्ड एमबीए स्नातक एक हाल के हाई स्कूल ग्रेजुएट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे, जिससे समूह की विविधता स्पष्ट होती थी। पर्यवेक्षण बहुत कम था। डेनिस, एकहार्ट और डेलुट्री सप्ताह में केवल एक बार 2 घंटे के लिए आते थे। टर्टल पूरी तरह से अपने दम पर थे। उन्हें अपनी ट्रेडिंग का रिकॉर्ड रखना होता था। वे चार्ट को मैन्युअल रूप से चिह्नित करते थे और ढीले पन्नों वाले कागज पर गणना करते थे। वे वॉल स्ट्रीट जर्नल भी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वे तकनीकी ट्रेडर थे, मौलिक नहीं। शुरुआत में टर्टल को बड़ा नुकसान हुआ। पहले 6 महीनों में औसतन 50% की गिरावट आई। इस अवधि में समूह की गतिशीलता महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आपसी समर्थन ने उन्हें मनोवैज्ञानिक दर्द सहने और ये विश्वास बनाए रखने में मदद की कि वे सही काम कर रहे हैं। हालांकि बाद में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या ने इस समूह की भावना को कमजोर कर दिया। एक उदाहरण था फिलिप लू का कोको ट्रेड, जिन्होंने एक नियम के आधार पर ट्रेड नहीं लिया था कि यदि ये उनकी पहले पृष्ठ की सूची में नहीं है तो वे ट्रेड नहीं करेंगे। इससे पता चला कि टर्टल के प्रदर्शन में अंतर क्यों था, क्योंकि हर कोई नियमों का समान रूप से पालन नहीं कर रहा था। माइकल शैनन का एफबीआई के साथ साइड गिग भी था, जिसके बारे में डेनिस जानते थे और उन्होंने इसका समर्थन किया। डेनिस अपनी व्यक्तिगत मितव्ययता के बावजूद
अपने कर्मचारियों के प्रति उदार थे। ये अध्याय टर्टल के बीच ट्रेडिंग पूंजी के असमान आवंटन और इससे उत्पन्न आंतरिक तनाव पर प्रकाश डालता है। शुरुआत में टर्टल में एक तरह की संतुष्टि थी, लेकिन जल्द ही ये असुरक्षा में बदल गई। डेनिस ने अपने छात्रों को असमान रूप से धन आवंटित किया, जिससे उनके बीच काफी तनाव पैदा हो गया। कुछ टर्टल, जैसे कि कर्टिस फेथ और माइकल कैवेलो, को बड़ा नुकसान होने के बाद भी अधिक पैसा दिया गया। जिन लोगों को विज्ञापन के माध्यम से भर्ती किया गया था, उन्हें लगा कि वे बेहतर ट्रेडर थे, जबकि पहले से जुड़े लोगों को डेनिस ने कंट्रोल ग्रुप कहा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि प्रदर्शन और पूंजी आवंटन के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था। जिम डिमारिया, जो शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक थे, को केवल $10,000 का बोनस मिला, जबकि दूसरों को लाखों डॉलर मिले। कर्टिस फेथ को सबसे बड़ा आवंटन मिला। कथित तौर पर कार्यक्रम में कुल धन का आधा उनके पास था। उन पर नियमों का पालन न करने और अत्यधिक जोखिम लेने का आरोप लगा। कर्टिस पैरामीटर्स। हालांकि फेथ का दावा था कि वही थे जिन्होंने सिस्टम का पूरी तरह से पालन किया, जबकि अन्य ने नहीं किया। अन्य टर्टल का मानना था कि डेनिस ने फेथ को विशेष मार्गदर्शन दिया था। फेथ के पिता का जेहोवा के गवाह चर्च को दान देने का संकल्प भी उनके अत्यधिक जोखिम लेने का एक कारण बताया गया। ईर्ष्या का माहौल स्वाभाविक था, क्योंकि कुछ ही महीनों में कुछ टर्टल करोड़पति बन गए थे, जबकि अन्य नहीं, भले ही सभी का समग्र प्रदर्शन समान था। कुछ टर्टल ने तो ये भी सोचा कि वे एक क्रूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा थे, क्योंकि उनके खाते की राशि में बिना किसी स्पष्टीकरण के बदलाव होते रहते थे। सैम डिनार्डो और अर्ल कीफर जैसे कुछ टर्टल ने डेनिस को पत्र लिखकर आवंटन फॉर्मूले पर सवाल उठाया, ये सुझाव देते हुए कि यदि सभी को समान आवंटन मिलता तो डेनिस ने और भी अधिक पैसा कमाया होता। इस पर सवाल उठाने के कारण डिनार्डो को कार्यक्रम से निकाल दिया गया। ये अध्याय टर्टल कार्यक्रम के अंत और रिचर्ड डेनिस की बाद की ट्रेडिंग समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। डेनिस के लिए 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत का समय कठिन था। उनके ड्रेक्सेल फंड्स में 1988 में एक महीने में 55% का भारी नुकसान हुआ। इसके बाद मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि डेनिस ने कोई गलत काम स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा, जिसमें उन्हें अपने ट्रेडिंग मुनाफे का एक हिस्सा निवेशकों के साथ साझा करना था। डेनिस ने अपने नुकसान के लिए अनियंत्रित कारकों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि डेविड शेवाल और माइकल शैनन जैसे टर्टल का मानना था कि डेनिस अत्यधिक ट्रेडिंग कर रहे थे और बहुत अधिक जोखिम ले रहे थे, जो उन्होंने टर्टल को सिखाए गए नियमों के खिलाफ था। शैनन ने बताया कि डेनिस का जोखिम स्तर टर्टल के जोखिम स्तर से 100 गुना अधिक था। इन मुश्किलों के बावजूद जैक श्वैगर की पुस्तक मार्केट विजार्ड्स 1989 में डेनिस पर ए लेजेंड रिटायर्स नामक अध्याय ने उनकी छवि को मजबूत किया और उन्हें एक व्यापक दर्शक वर्ग के सामने एक भूमिगत किंवदंती के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि चार्ल्स फॉल्कनर ने उल्लेख किया कि डेनिस की सफलता उन्हें बहुत महंगी पड़ रही थी, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से बहुत तनाव में दिख रहे थे। अंततः टर्टल कार्यक्रम 1988 में समाप्त हो गया, जिससे टर्टल को डेनिस के सुरक्षा जाल के बिना खुद ही ट्रेडिंग के वास्तविक दुनिया का सामना करना पड़ा। ये अध्याय बताता है कि टर्टल ने कार्यक्रम के बाद कैसे अपने जीवन और करियर को आगे बढ़ाया और एक स्वतंत्र ट्रेडर होने की चुनौतियों का सामना किया। डेनिस के लाखों डॉलर पर ट्रेडिंग की सुरक्षा अचानक समाप्त हो गई। कुछ टर्टल, जैसे जेरी पार्कर, ने नौकरी की असुरक्षा को भांप लिया और अपना खुद का ट्रेडिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए वर्जीनिया लौट गए। पार्कर का अकेले काम करने का फैसला एक टर्टल फंड बनाने के किसी भी सामूहिक प्रयास के लिए अंतिम पतन था। जैक श्वैगर की पुस्तक मार्केट विजार्ड्स ने टर्टल को वॉल स्ट्रीट पर पहचान दिलाई, लेकिन उन्होंने गोपनीयता समझौते और सार्वजनिक प्रदर्शन से अपने रिटर्न को नुकसान पहुंचने के डर से नो कमेंट की नीति अपनाई।
हालांकि इस गोपनीयता ने एक रहस्य का माहौल बनाया, जिसने वास्तव में ग्राहकों को आकर्षित किया। कई टर्टल ने डेनिस के नियमों को कम जोखिम भरा बनाने का विकल्प चुना, क्योंकि उद्योग रिचर्ड डेनिस जैसी उच्च अस्थिरता नहीं चाहता था। जेरी पार्कर इस बात को समझने वाले पहले टर्टल में से एक थे कि ग्राहकों के लिए जोखिम को कम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जैसे कि लाभ का कुछ हिस्सा निकालना। हालांकि टॉम शैंक्स और लिज शेवाल ने डेनिस की उच्च जोखिम उच्च रिटर्न शैली को बनाए रखा, ये मानते हुए कि उच्च पुरस्कारों के लिए उच्च अस्थिरता आवश्यक है। कुल मिलाकर टर्टल ने सीखा कि बाजार के निर्णयों में स्वाभाविक प्रवृत्तियां लगभग हमेशा गलत होती है। ये अध्याय रिचर्ड डेनिस के ट्रेडिंग में लौटने के प्रयासों और रसेल सैंड्स से जुड़े एक बड़े विवाद पर केंद्रित है। 1990 के दशक की शुरुआत में डेनिस ने देखा कि उनके पूर्व छात्र टर्टल कितना पैसा प्रबंधित कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैं कम से कम इनमें से कुछ लोगों जितना तो अच्छा हूं ही, और उन्होंने फिर से ट्रेडिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनकी वापसी के बारे में कुछ आशंकाएं थी, खासकर ड्रेक्सेल प्रकरण के बाद। सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब रसेल सैंड्स ने डेनिस के मालिकाना नियमों को बेचना शुरू कर दिया। अन्य टर्टल इस बात से नाराज थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नियम गोपनीय थे। माइकल शैनन ने बताया कि 1980 के दशक में टर्टल के बीच अत्यधिक गोपनीयता थी और वे अपने अनुभवों को साझा करने से बचते थे। सैंड्स ने अपने मार्केटिंग में अमूल्य रहस्य और 15 सीधे वर्षों का लाभदायक ट्रेडिंग का वादा किया, जिससे और भी विवाद बढ़ गया। डेनिस ने सैंड्स की गतिविधियों पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केवल इतना कहा कि 1 या 2 टर्टल विफल हो गए। हालांकि उनके पुराने मित्र टॉम विलिस ने सैंड्स की आलोचना की। डेनिस ने 2000 में अपने फंड डेनिस ट्रेडिंग ग्रुप को बंद कर दिया, ये बताते हुए कि बाजारों की जटिलता बढ़ गई थी और वो प्रोग्रामिंग में कुशल नहीं थे। उनके आलोचकों का मानना था कि उनकी यांत्रिक ट्रेडिंग रणनीति सिर्फ एक मार्केटिंग चाल थी। ये अध्याय जेरी पार्कर की सफलता पर केंद्रित है, जिन्होंने टर्टल कार्यक्रम के बाद एक उद्यमी और ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के रूप में असाधारण सफलता हासिल की। जेरी पार्कर ने अपनी फर्म चेसापीक कैपिटल का निर्माण किया और 2006 तक उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग $770 मिलियन थी, जो वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि वृद्धि के साथ 1.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। उनका कार्यालय वर्जीनिया के रिचमंड के बाहर एक सादे इमारत में स्थित है, जो उनकी विनम्रता को दर्शाता है। पार्कर ने दर्शाया कि ट्रेडिंग नियमों से परे उद्यमी कौशल भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्यमियों के 9 लक्षणों को लागू किया: गैर अनुरूपतावादी, भावनात्मक रूप से अलग, जोखिम लेने वाले, सामाजिक रूप से निपुण, स्वायत्त, परिवर्तन चाहने वाले, ऊर्जावान और आत्मनिर्भर। डेनिस के लिए ट्रेडिंग करना आसान था, लेकिन अपना खुद का व्यवसाय चलाना बहुत अधिक काम था, जिसमें पैसा जुटाना, लोगों को नियुक्त करना, शोध करना और प्रदर्शन को ट्रैक करना शामिल था। पार्कर ने अपनी विशेषज्ञता को व्यवस्थित ट्रेंड फॉलोइंग के रूप में संप्रेषित करने की चुनौती का सामना किया, जो ग्राहकों के लिए अक्सर कमोडिटी के नकारात्मक अर्थों के कारण मुश्किल था। पार्कर मौलिक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस को अस्वीकार करते हैं, ये मानते हुए कि बाजार की गतिविधियों का अनुमान ऐतिहासिक मूल्य आंदोलनों के मात्रात्मक या तकनीकी विश्लेषण से बेहतर लगाया जा सकता है। वे ये भी मानते हैं कि मीन रिवर्शन, जो ये मानती है कि कीमतें औसत पर वापस आ जाएंगी, एक घातक रणनीति है और इसी कारण अमरनाथ जैसे हेज फंड दिवालिया हो गए। पार्कर के अनुसार ट्रेंड फॉलोइंग एक लोकतंत्र की तरह है, जो जोखिम नियंत्रण की एक प्रणाली है और अप्रत्याशित बड़ी घटनाओं से लाभ प्राप्त करती है। पार्कर ने अपनी उत्तराधीनीय दृढ़ता और उद्यमी उत्साह का प्रदर्शन किया। उन्होंने डाउन पीरियड्स के दौरान ग्राहकों के चले जाने जैसी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर बार नए इक्विटी उच्च स्तर पर पहुंचकर वापसी की। ये अध्याय इस बात की पड़ताल करता है
कि कुछ टर्टल सफल क्यों हुए और कुछ क्यों विफल रहे, यह दर्शाता है कि नियमों का पालन करने से परे आंतरिक प्रेरणा कितनी महत्वपूर्ण है। लिज शेवाल ने कहा कि टर्टल कार्यक्रम के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह देखना था कि कौन सफल हुआ और कौन नहीं। रिचर्ड डेनिस का मानना था कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ट्रेडिंग सिस्टम को निष्पादित करने के लिए उच्च बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि एक ट्रेडर को इसे बनाने में पूरी बुद्धिमत्ता लगानी चाहिए, लेकिन फिर इसका पालन करते समय निर्दोष डम्बेल्स होना चाहिए। कर्टिस फेथ का दृष्टिकोण अलग था। उनका मानना था कि किंवदंतियां जन्म लेती हैं, बनाई नहीं जाती। हालांकि अच्छे ट्रेडर बनाए जा सकते हैं। हालांकि टर्टल कहानी इस बहस को खत्म करती है, ये साबित करते हुए कि पालन पोषण, नर्चर, प्रकृति, नेचर पर भारी पड़ता है। कार्यक्रम के बाद कुछ टर्टल ने अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाने की कोशिश की। कर्टिस फेथ ने अपनी एक वेबसाइट शुरू की जहां उन्होंने टर्टल के नियम मुफ्त में देने का वादा किया, चैरिटी के लिए, लेकिन बाद में ये व्यावसायिक हो गई। उन्होंने एक्सेलरेशन मर्करी 4XLP नामक एक हेज फंड भी शुरू किया, जिसने महत्वपूर्ण नुकसान उठाया और एक कर्मचारी द्वारा गबन के कारण बंद कर दिया गया। यह दर्शाता है कि केवल नियम होना ही सफलता की गारंटी नहीं है। उद्यमी ड्राइव और असफलता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है। यह अध्याय यह भी बताता है कि डेनिस अपने छात्रों को आंतरिक ड्राइव नहीं सिखा सके, जिसने उन्हें खुद सफल बनाया था। सलेम अब्राहम, एक दूसरी पीढ़ी के टर्टल, इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि बिना किसी पूर्व अनुभव या समर्थन के भी नियमों को लागू करके असाधारण सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये अध्याय सलेम अब्राहम पर केंद्रित है, जो एक सफल दूसरी पीढ़ी के टर्टल है और उनकी सीखने की यात्रा को दर्शाता है। अब्राहम का साधारण टेक्सास पृष्ठभूमि था, जो लेबनानी ईसाई प्रवासियों के परिवार से आते थे। उनकी 20 साल की ट्रेडिंग प्रदर्शन प्रभावशाली रही है। अब्राहम ने ट्रेडिंग में करियर तब शुरू किया जब 1987 में उनकी जेरी पार्कर से एक संयोगवश मुलाकात हुई। पार्कर ने उन्हें जोखिम प्रबंधन के विचारों के बारे में बताया, जिससे अब्राहम को ट्रेडिंग के बारे में जानने की प्रेरणा मिली। उन्होंने डेनिस और ट्रेंड फॉलोअर्स के बारे में सब कुछ पढ़ा। हालांकि उनके प्रोफेसरों ने डेनिस की सफलता को भाग्य बताया। उनके दादाजी भी शुरुआत में उनके ट्रेडिंग उद्यम को लेकर संशयी थे। इसे पैसा खोने का सबसे तेज तरीका कहते थे। लेकिन अब्राहम ने अपने दादाजी को आश्वस्त किया कि वे जोखिम को नियंत्रित करेंगे। भले ही उनके पास लेम्बोर्गिनी हो, वे 160 मील प्रति घंटा नहीं चलेंगे, बल्कि 30 पर ही रहेंगे। उनकी पहली बड़ी क्लाइंट कमोडिटीज कॉरपोरेशन थी। उन्होंने अब्राहम से उनके सिस्टम के 10 साल के सिमुलेशन का अनुरोध किया, जिससे उन्हें प्रोग्रामिंग सीखना पड़ा और ये एक नई रिसर्च स्किल सेट का विकास था। अब्राहम को 1990 के दशक की शुरुआत में डेनिस और एखार्ड से व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी मिला, जिसे तीसरी टर्टल क्लास के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एखार्ड से गणित और वस्तुनिष्ठ डेटा के बारे में अधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त की। अब्राहम ने इस बात पर जोर दिया कि वो सांख्यिकी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही उन्हें ये पूरी तरह से समझ न आए कि कुछ परिणाम क्यों होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सिक्का जो 65% बार हेड आता है। उन्होंने डेनिस के इस विचार को प्रतिध्वनित किया कि उन्हें संख्याओं का व्यापार करना चाहिए और अप्रत्याशित बड़ी घटनाओं से लाभ उठाना चाहिए। उनकी भर्ती प्रथाएं डेनिस की तरह ही थी। उन्होंने किसी भी आईवी लीग डिग्री वाले को काम पर नहीं रखा, बल्कि उन लोगों को काम पर रखा जिनकी पृष्ठभूमि फीडलॉट्स या प्राकृतिक गैस ड्रिलिंग कंपनियों में थी। अब्राहम की सफलता उनकी उद्यमी दृढ़ता और महासागर को उबालने की इच्छा, यानी कुछ भी हासिल करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करना, में निहित है। उन्होंने ग्राहकों के चले जाने जैसी असफलताओं का सामना किया, लेकिन हमेशा फिर से संगठित हुए और नए इक्विटी उच्च स्तर हासिल किए। ये अध्याय टर्टल प्रयोग की स्थायी विरासत को समेटता है। यह दर्शाता है कि सफलता केवल नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प,
मानसिक दृढ़ता और उद्यमी जुनून से आती है। टर्टल कहानी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रयोग के दौरान जब डेनिस ने यह साबित किया कि पालन पोषण प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा, प्रयोग के बाद जब टर्टल को स्वतंत्र ट्रेडरों के रूप में वास्तविक दुनिया का सामना करना पड़ा और मानव स्वभाव फिर से सामने आया। लैरी हाइट जैसे अनुभवी ट्रेडरों ने बताया कि डेनिस के कार्यक्रम से बाहर आने के बाद टर्टल को मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता थी, जो डेनिस अब उन्हें प्रदान नहीं कर रहे थे। डेनिस की अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें ठीक करने की क्षमता को हाइट ने मानसिक दृढ़ता का कार्य माना। पुस्तक बताती है कि हेज फंड उद्योग के शीर्ष कमाई करने वाले जैसे जेम्स सिमंस, जॉर्ज सोरोस, पॉल ट्यूडर जोन्स केवल नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, दृढ़ता और उद्यमी जुनून जैसी अतिरिक्त ड्राइव के कारण शीर्ष पर पहुंचे। ये ड्राइव मानव स्वभाव में निहित पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करती है। जानबूझकर अभ्यास, डेलिबरेट प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, जैसा कि चार्ली मंगर, वॉरेन बफेट के साथी के लगातार पढ़ने के महत्व पर जोर देने या शल्य चिकित्सकों के निरंतर अभ्यास से पता चलता है। बाजार व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे लिंग, संस्कृति, धर्म या जाति की परवाह नहीं करता है। इसमें प्रवेश के लिए कम बाधाएं हैं, जिससे कोई भी बड़ा पैसा कमाने का प्रयास कर सकता है। सलेम अब्राहम की कहानी इस बात को साबित करती है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए 1983 में डेनिस के विज्ञापन का जवाब देने की किस्मत जरूरी नहीं है। अब्राहम ने केवल ये जानने की आवश्यकता थी कि डेनिस और उनका दर्शन अस्तित्व में है। उसके बाद उन्होंने खुद ही रास्ता खोज लिया। वो रिचर्ड डेनिस के शिकागो पिट्स में प्रवेश करने के 4 दशकों के बाद कठोर दृढ़ संकल्प और उद्यमी साहस का प्रतीक है। निष्कर्ष में रिचर्ड सैंडोर, वित्तीय वायदा बाजारों के संस्थापक पिता, का ये अवलोकन कि रिचर्ड डेनिस फिर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस कहानी की स्थायी विरासत को मजबूत करता है। ये इस विश्वास को पुष्ट करता है कि हम सभी में अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को निखारने का अवसर है और डेनिस, टर्टल और अब्राहम जैसे ट्रेडरों का मार्ग हम सभी अपना सकते हैं। यहां इस किताब के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। प्रयोग का उद्देश्य, प्रकृति बनाम पालन पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर। और रिचर्ड डेनिस, जो शिकागो के एक प्रसिद्ध ट्रेडर थे, ने अपने साथी विलियम एकहार्ट के साथ एक दशक पुरानी बहस को सुलझाने के लिए यह प्रयोग शुरू किया। डेनिस मानते थे कि ट्रेडिंग कौशल को नियमों के एक सेट में बदला जा सकता है और सिखाया जा सकता है, जबकि एकहार्ट का मानना था कि ये एक सहज, जन्मजात क्षमता है। इस प्रयोग ने निर्णायक रूप से साबित किया कि पालन पोषण, नर्चर, प्रकृति, नेचर से बढ़कर है, यानी ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। टर्टल्स की भर्ती और ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ दी टर्टल्स। 1983 और 1984 में डेनिस की फर्म सीडी कमोडिटीज ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और बैरन्स जैसे प्रकाशनों में विज्ञापनों के माध्यम से ट्रेनी की तलाश की। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिंग में कोई पिछला अनुभव जरूरी नहीं था। चयन प्रक्रिया में रिज्यूमे, 63 सवालों का सही गलत का टेस्ट और निबंध प्रश्न शामिल थे। डेनिस ऐसे लोगों की तलाश में थे जो ऑड्स, संभावनाओं के संदर्भ में सोच सकें। और टर्टल्स की पृष्ठभूमि काफी विविध थी, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड, हार्वर्ड MBA, वायुसेना के पायलट और ब्लैक जैक खिलाड़ी जैसे लोग शामिल थे। ये विविधता इस बात को पुष्ट करती है कि किसी खास शैक्षणिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं थी। ट्रेनिंग केवल 2 सप्ताह तक चली। उन्हें बांड, मुद्रा, मक्का, तेल, स्टॉक और दर्जनों अन्य बाजारों में ट्रेडिंग करना सिखाया गया। ट्रेडिंग का दर्शन और नियम, ट्रेडिंग फिलॉसफी एंड रूल्स। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। डेनिस और एकहार्ट ने अपने छात्रों को पहले वैज्ञानिक और बाद में ट्रेडर के रूप में सोचने पर जोर दिया। उनकी ट्रेडिंग शैली की संरचनात्मक नींव वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी। ट्रेंड फॉलोअर्स,
ट्रेंड फॉलोअर्स टर्टल्स को ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसका मतलब था कि वे पैसा बनाने के लिए बाजार में एक ट्रेंड, रुझान का इंतजार करते थे। बाजार के ऊपर या नीचे जाने पर उसका अनुसरण करते थे। ओ मूल्य पर ध्यान, फोकस ऑन प्राइस टर्टल्स को सिखाया गया कि उन्हें खबरों, न्यूज या मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस के बजाय केवल बाजार के मूल्य, प्राइस पर भरोसा करना चाहिए। उनका मानना था कि सब कुछ कीमत में निहित है। ओ जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण, रिस्क मैनेजमेंट इज पैरामाउंट, ये अवधारणा उन्हें सिखाई गई सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी। टर्टल्स को बाजार की दैनिक अस्थिरता को एन के रूप में मापने के लिए सिखाया गया था। इस एन का उपयोग उनकी स्थिति के आकार, पोजीशन साइज को निर्धारित करने के लिए किया जाता था, यानी कितना पैसा एक ट्रेड पर लगाना है। उन्हें अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा, जैसे प्रारंभिक दाव पर 2%, ही जोखिम में डालने की सलाह दी गई थी। नुकसान स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग लॉसेस। डेनिस ने यह स्पष्ट किया कि ट्रेडिंग में नुकसान एक अपरिहार्य हिस्सा है। गलत स्थितियों का प्रबंधन करने से ही ट्रेडर सही, बड़े रुझानों का इंतजार कर पाते हैं। वो कठोर नियमों का पालन, स्ट्रिक्ट रूल फॉलोइंग। डेनिस और एकहार्ट ने इस बात पर जोर दिया कि टर्टल्स को बिना किसी विचलन के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। भावनाएं ट्रेडिंग में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान की चुनौतियां और बाद का जीवन, चैलेंजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर दी प्रोग्राम। आवंटन में असमानता, एलोकेशन डिस्पैरिटीज। टर्टल्स के बीच तनाव पैदा हो गया क्योंकि डेनिस ने कुछ छात्रों को दूसरों की तुलना में बहुत अधिक पैसा आवंटित किया। कर्टिस फेथ को सबसे बड़ा आवंटन मिला, जिससे अन्य टर्टल्स में असंतोष फैला। ओ जेरी पार्कर की सफलता, जेरी पार्कर सक्सेस। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जेरी पार्कर सबसे सफल टर्टल बने। उन्होंने डेनिस के सिखाए गए नियमों का पालन किया और अपनी उद्यमिता कौशल, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का उपयोग करके अपना खुद का फंड बनाया। ओ सलेम अब्राहम, दूसरी पीढ़ी का टर्टल। सेलम अब्राहम, सेकेंड जनरेशन टर्टल। अब्राहम एक महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि उन्होंने सीधे डेनिस से प्रशिक्षण नहीं लिया, बल्कि जेरी पार्कर के माध्यम से ट्रेडिंग के बारे में सीखा। उनकी कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि ट्रेडिंग की सफलता के लिए जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, जोखिम प्रबंधन और लगातार सीखते रहने की इच्छा महत्वपूर्ण है। मुख्य सीख की टेकअवेज। ओ ट्रेडिंग केवल किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सीखी जा सकने वाली कौशल है। ओ अनुशासन और नियमों का कठोरता से पालन करना लंबी अवधि की सफलता के लिए अनिवार्य है। ओ अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग निर्णयों से अलग रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ओ जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट किसी भी ट्रेडिंग रणनीति की नींव है। ओ सफल ट्रेडर्स लगातार सीखते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी गलतियों से सबक लेते हैं। ये पुस्तक सिखाती है कि ट्रेडिंग का खेल कोई भी खेल सकता है और सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज नियमों का पालन करने की मानसिक दृढ़ता और उद्यमी भावना है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन टर्टल्स की जो कुछ ही हफ्तों में आम इंसान से प्रोफेशनल मिलियनेयर ट्रेडर्स बने। और ये सब हुआ सिर्फ एक बात से, एक सिस्टमैटिक अप्रोच और लोहे जैसा डिसिप्लिन। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो याद रखिए, सही सिस्टम प्लस धैर्य प्लस लगातार सुधार, ट्रेडिंग में सफलता। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और रीडर्स माइंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही बुक समरीज हिंदी में दिल से। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, नॉलेज ही असली पावर है। धन्यवाद।